नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के आनंदपुर स्थित मोमो फैक्ट्री अग्निकांड को भ्रष्टाचार का नतीजा बताया। उन्होंने ममता सरकार पर 25 मौतों और 27 लापता लोगों की घटना को छिपाने का आरोप लगाया। शाह ने फैक्ट्री मालिक, विदेश यात्रा और गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठाए। निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद भाजपा सरकार दोषियों को जेल भेजेगी। अजीत पवार के विमान दुर्घटना के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनैना पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री पद, सीपीएस अध्यक्ष और विधायक दल का नेता बनाया गया। शरद पवार को दरकिनार कर दी गई यह त्वरित नियुक्ति अजीत गुट के नेताओं के विलय के डर से उपजी है। बेंगलोर के रियल एस्टेट कारोबारी और कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सीके राज ने शुक्रवार को अपने ऑफिस से आत्महत्या कर ली। यह घटना आयकर विभाग की पूछताछ के दौरान हुई। रॉय से उनकी कंपनी पर हुई छापेमारी के बाद लगातार सवाल जवाब किए जा रहे थे। आत्महत्या से पहले उन्होंने अपने मां से बात करने की इच्छा जताई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसमें आत्महत्या के कारणों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने अपनी 3.5 वर्षीय बेटी सिया का दाखिल सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र में कराकर एक मिसाल पेश की है। उनका यह कदम सरकार संस्थाओं में विश्वास जगाने और दिखावे से दूर रहकर बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को दर्शाने के लिए है। उन्होंने समाज को संदेश दिया कि बदलाव भाषणों से नहीं बल्कि अब आचरण से आता है। यमुनानगर में 2020 के शुभम हत्याकांड में एसआईटी ने वीरेंद्र उर्फ बीरू को गिरफ्तार किया है। शुभम की हत्या उसकी प्रेमिका ललिता और उसके पति प्रदीप और अब गिरफ्तार वीरेंद्र ने मिलकर की थी। शुभम का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता और नाजुक व्यापार स्थितियों के बीच अपना लगातार 9वां बजट पेश करने वाली है। 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2026 से पहले भारतीय सोना और आभूषण उद्योग ने सरकार से महत्वपूर्ण मांगे की है। उद्योग ने सोने के आभूषण पर जीएसटी 3% से घटाकर 1.5% करने और सोने का आयात शुल्क 6% से घटाकर 4% या उससे कम करने का आग्रह किया है। इसका उद्देश्य मांग को बढ़ावा देना, रोजगार सुनिश्चित करना और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद क्षेत्र की वृद्धि सुनिश्चित करना है। साथ ही तस्करी पर अंकुश लगाना भी है। केंद्रीय बजट 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेन टिकट रियायतें फिर से शुरू हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस संबंध में बड़ी घोषणा कर सकती है। कोविड-19 के कारण मार्च 2020 से निलंबित यह रियायतें यदि बहाल होती है तो 60 वर्ष अधिक उम्र के पुरुषों को 40% और 58 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 50% छूट मिलेगी। इससे बुजुर्ग यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। केरल सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों का शैक्षणिक बोझ कम करने के लिए अगले सत्र से पाठ्यक्रम में 25% कटौती का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री बी शिवनकुट्टी ने बताया है कि पाठ्यक्रम समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कटौती केवल सिलेबस में होगी। पाठ्य पुस्तकों की मूल सामग्री में कोई बदलाव नहीं होगा। यह घोषणा एक छात्र के परिवार को घर सौंपते समय की गई। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में देश के प्रगति के आंकड़े पेश किए। 2024-25 में बिजली, ऑटो, अस्पताल जैसे क्षेत्रों में रोजगार देने वाले संस्थाओं की संख्या बढ़ी। पिछले 3 वर्षों में ESIC के तहत 6.66 करोड़ नए कर्मचारी पंजीकृत हुए, जो औपचारिक रोजगार में वृद्धि दर्शाता है। पूर्व अमेरिकी कर्नल और यूएस डिफेंस एक्सपर्ट डगलस मैकग्रेगर ने भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ को मूर्खतापूर्ण बताया। उन्होंने कहा है कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। मैकग्रेगर ने रूस के साथ व्यापार पर ट्रंप की आलोचना की और इसे गलत मानसिकता बताया। उत्तर भारत में आज से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होगा। 2 पश्चिमी विक्षोभ के कारण 31 जनवरी से 3 फरवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में मध्यम से तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अमेरिकी सरकार का कामकाज आंशिक रूप से ठप हो गया है, क्योंकि कांग्रेस 2026 के संघीय बजट को मंजूरी देने वाले विफल रही।
मिनियापोलिस में आईसीआई एजेंट द्वारा प्रदर्शनकारियों की मौत पर डेमोक्रेटिक आक्रोश के कारण गतिरोध उत्पन्न हुआ। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे गैर जरूरी सरकारी कार्य निलंबित हो गए, जिससे हजारों संघीय कर्मचारी पर असर पड़ेगा। हालांकि सांसदों को अगले सप्ताह तक समाधान की उम्मीद है। पूर्वी कांगो के रुबाया क्षेत्र में भारी बारिश के बाद कोल्टन खदानों में भीषण भूस्खलन हुआ। इन 23 विद्रोही गुट के नियंत्रण वाली इन खदानों में 200 से अधिक मजदूर मारे गए, जबकि 20 गंभीर रूप से घायल है। असुरक्षित खनन प्रथाओं के कारण जमीन धंसने से यह हादसा हुआ। यह खदानें वैश्विक कोल्टन आपूर्ति का 15% हिस्सा है, जिससे विद्रोही लाखों डॉलर कमाते हैं।